थैंक यू। चलो स्टार्ट करते बेटा। लिखो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले एक बार बता देता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें 100% चीज़ें आपने इसके पहले देखी रहेगी, बट फिर भी एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते। सब लोग ध्यान देना बेटा प्लीज़, कोई बातें नहीं करेगा। सब लोग सेटल हो गए बेटा, बैठ गए सब लोग। फिर नोटबुक निकालो, कैलकुलेटर निकालो, पेन निकाल करके रखो सामने, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग इसमें अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहले बता देता हूँ आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा रूल फॉर अकाउंटिंग, देन डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम, देन सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है वो देखेंगे, बरोबर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा लेजर पोस्टिंग। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद फाइनल अकाउंट, और सबसे लास्ट में अकाउंटिंग साइकिल। इतना सारा पोर्शन इस फर्स्ट टॉपिक में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने इनकॉर्पोरेट किया है, बरोबर है। ये पोर्शन आपके मॉड्यूल में है फर्स्ट टॉपिक में। सर इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या? यस, लास्ट एग्जाम में तो आए थे इसके ऊपर क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन थे, तो पढ़ना जरूरी है, बरोबर है। तो चलो बेटा अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं। आसान भाषा में अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब रखना, यस और नो, बरोबर है। और किसका हिसाब किताब रखना है बेटा हमें? आसान भाषा में टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। नहीं सर, हमारे टीचर ने बताया था बुक कीपिंग मतलब टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। मैं लेमन्स लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, एकदम आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब बेटा? ट्रांजैक्शंस का। कौन से ट्रांजैक्शन? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग ये लिख रहे हो मेरे साथ साथ। जितनी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग वो सारी चीज़ें आपके नोट्स में लिखो, है ना। फेयर नोटबुक में लिखो बेटा, है ना। नहीं तो बाद में आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि सर अब मैं 20 से कहाँ से लिखूँ। आपको लगेगा ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, है ना। बट लिखो सारी चीज़ें, फिर पढ़ाए फिर भी लिखो। आपने 11th में देखा था, 12th में देखा था, CS फाउंडेशन में देखा था, बट फिर भी लिखो, बरोबर है। सब लोग मेरे साथ साथ लिखना बेटा, जहाँ कहीं भी डाउट आए पूछ लेना, ठीक है। सो किसको रिकॉर्ड करना है बेटा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, बरोबर है। आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, लेकिन किसका हिसाब किताब रखना है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का, बरोबर है। अब हिसाब किताब तो हर कोई रखता है, सब्जी वाला पान वाला भी हिसाब किताब रखता है, लेकिन वो डेबिट क्रेडिट के रूल्स यूज करके हिसाब किताब नहीं रखता है। वो क्या करता है? अनसिस्टमेटिक वे में हिसाब किताब रख रहा है। सर अनसिस्टमेटिक वे मतलब अगर बोलना है तो मैं ऐसा बोल दूंगा, अनसिस्टमेटिक वे यानी सिंगल एंट्री सिस्टम। ये क्या रहता है हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद, बरोबर है। अनसिस्टमेटिक वे में हिसाब किताब रखना। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो कौन सा अकाउंटिंग है? सिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग। हिसाब किताब रख रहे लेकिन सिस्टमेटिक वे में, है ना। सिस्टमेटिक वे मतलब कुछ तो रूल्स फॉलो करना है, वो ही रूल हम लोग आखिरी तक फॉलो करने वाले, यस और नो। थोड़ा आगे चलते। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखना है। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? आसान भाषा में हर वो इवेंट या सिनारियो, फिर से सुनना जरा, हर वो इवेंट या सिनारियो जहां पे मनी और मनीज वर्थ में या तो इनफ्लो हो रहा है, या फिर मनी और मनीज वर्थ में आउटफ्लो हो रहा है, या फिर मनी और मनीज वर्थ में इनफ्लो आउटफ्लो दोनों हो रहा है। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो जाती तो यस, उस सिनारियो को मैं बोलूंगा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और उसे क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लिख लो ऐसा, मनी और मनीज वर्थ में या तो इनफ्लो, और मनी और मनीज वर्थ में या तो आउटफ्लो, और मनी और मनीज वर्थ में इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों हो रहा है। इन तीनों में से, हाँ, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, इफ एनी ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाइड, देन उस सिनारियो को हम लोग क्या बोलेंगे? फिनेंशियल
transaction if any of the condition is satisfied then उस इवेंट या सिनारियो को मैं प्यार से क्या बोल दूंगा, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। बरोबर है। अच्छा अब ध्यान देना, ये मनी और मनीज वर्थ में जो ऑन ईदर साइड एक्सचेंज हो रहा है ना, वो बिटवीन टू पर्सन और बिटवीन टू अकाउंट भी हो सकता है। सर ये समझ में नहीं आए, रुको समझाता हूं, प्लीज ध्यान देना, थोड़ा सा स्क्रॉल करो बेटा इसको, देखो ध्यान देना। जैसे ये एक बिजनेस है, ये कस्टमर है, कस्टमर को हमने माल बेचा और कस्टमर से पैसा आ गया, बरोबर है। क्या फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है? यस। कस्टमर को माल बेचा लेकिन पैसा नहीं आया, मनी और मनीज वर्थ में आउटफ्लो हो गया, यस। तो क्या हुआ, पैसा नहीं आया लेकिन आउटफ्लो हो गया, क्या माल गया ना पैसे की कीमत में, वो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अब ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बेटा, ये एक बिजनेस में देखो मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या, देखो ध्यान देना बेटा, ये मैं डेप्रिसिएशन का एंट्री पास कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। कौन सा? डेप्रिसिएशन का एंट्री, प्लीज ध्यान देना। यहां पे मैंने लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, बरोबर है। ये मैंने ऐसा लिख दिया, ये क्यों डेबिट हुआ क्यों क्रेडिट हुआ रूल समझाते समय फिर से मैं बताऊंगा, बरोबर है, प्लीज ध्यान देना। अब यहां पे बिजनेस के बाहर मनी या मनीज वर्थ में ना ही कुछ गया इस डेप्रिसिएशन की एंट्री में, ना ही बिजनेस में कुछ आया, तो क्या ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है? क्या है, ये भी है। अब सेंटेंस गौर से सुनना, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड या तो आ रहा है या तो जा रहा है या तो आना जाना दोनों हो रहा है ना। मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज होता है बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन देखो टू पर्सन और बिटवीन टू अकाउंट, डेप्रिसिएशन ये भी एक अकाउंट है, मशीन ये भी एक अकाउंट, सो बिटवीन टू पर्सन और बिटवीन टू अकाउंट अगर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेन देन हो रहा है तो उस सिनारियो को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर से बोलो, बिटवीन टू पर्सन और बिटवीन टू अकाउंट मनी और मनीज वर्थ में एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और उसे क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। सो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन समझ में आया, हर वो सिनारियो जिसको हम लोग मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हैं उस सिनारियो को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे बेटा, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। यस और नो, प्लीज ध्यान देना बेटा, हर एक चीज को आप है ना एक दुनिया समझो। अगर आप ये सोच करके पढ़ोगे तो इस सब्जेक्ट में आराम से आप 80+ जा सकते हो, सच में कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक चीज को समझना, प्लीज इसको हल्के में मत लेना। काफी सारे बच्चे के चेहरे पे ऐसी वो विकेट स्माइल आती है ना, वैसे एकदम हंसी आ रही है कि अरे यार सर ये क्या पढ़ा रहे, बट आपको समझ नहीं आएगा। एग्जाम में जब इस टॉपिक पे एमसीक्यू आएगा ना, बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन टू अकाउंट, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो बच्चा लिखेगा बिटवीन टू पर्सन और वहां पे गलत हो जाएगा। सो बिटवीन टू पर्सन और बिटवीन टू अकाउंट, मनी और मनीज वर्थ में जब एक्सचेंज होता है तो उस सिनारियो को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, बरोबर है। और उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, बरोबर है। बचपन में 11th-12th में ऐसी एंट्री पास करते थे, लड़के ने लड़की के साथ बदतमीजी की, लड़की ने इसको चप्पल मारी, इसके पास चप्पल आ गई, चप्पल अकाउंट डेबिट और इज्जत चली गई टू इज्जत अकाउंट। वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, हंसी मजाक में ठीक था। वार्डरोब में किताब रख दिया तो वार्डरोब अकाउंट डेबिट टू किताब और वार्डरोब अकाउंट डेबिट टू बुक्स ऑफ अकाउंट, नो, वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, है ना। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डेथ हो गई, इसका एंट्री होगा क्या, नो, ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। मनी और मनीज वर्थ में हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते, बरोबर है। तो जो ट्रांजैक्शन को हम लोग मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हैं और वहां पे मनी और मनीज वर्थ में फ्लो हो रहा है ऑन ईदर साइड, उसी सिनारियो को मैं क्या बोलूंगा, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्लियर है? थोड़ा आगे चल रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना। उसके बाद कुछ टर्म्स है बेटा, यहाँ पे कुछ टर्म्स है, देखना जरा कौन कौन सी टर्म है, तो प्लीज ध्यान दो। अभी यहां पे अकाउंटिंग जो कि लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है, हर एक लैंग्वेज की कुछ ना कुछ बेसिक टर्म्स है, तो अभी मैं टर्म्स की बातें कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सारी चीजें लिख रहे हो, बरोबर है। देखो तो कौन कौन सी टर्म्स है, फटाफट से बताना मुझे। देखो सबसे पहली टर्म है बिजनेस। बिजनेस मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है सब, इसीलिए पढ़ा रहा हूं, बरोबर है। सो बिजनेस मतलब क्या बेटा, बताओ तो जरा। बिजनेस मतलब क्या, सेट ऑफ एक्टिविटी, है ना, सेट ऑफ एक्टिविटी, सेट लिखना है तो आप लिख सकते हो, सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म्ड, सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म्ड
ऑन रेग्युलर बेसिस, सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेग्युलर बेसिस, बरोबर है, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फिर से बोलू, सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो उन सेट ऑफ एक्टिविटीज को मैं प्यार से बिजनेस बोलूंगा, बरोबर। जैसे मेरा सेलफोन पुराना हो गया इसलिए मैंने बेच दिया, तो क्या मेरा सेलफोन बेचने का बिजनेस है? नो। मैं वो रेगुलर बेसिस पे करता हूं क्या? नो। पुराना हुआ इसलिए बेचा। मेरी कार पुरानी हो गई इसलिए मैंने बेची, तो क्या मेरा कार बेचने का बिजनेस है? नो। मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहा हूं, इसीलिए रेगुलर बेसिस को अंडरलाइन कर देना। सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस। बट क्यों कर रहा हूं मैं? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं सर। प्रॉफिट अर्न करने का अगर आपका मोटो नहीं है तो फिर वो बिजनेस नहीं हुआ, वो समाज सेवा होगी। समझ में आया सभी को? सो सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मतलब वहां पे प्रॉफिट मोटो रहेगा। यस, तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे प्यार से? बिजनेस, बरोबर। बिजनेस के बाद अगली टर्म है, अच्छा बिजनेस कितने टाइप के हो सकते बताओ तो? ट्रेडिंग, किराना दुकान, बरोबर है क्या? उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री, है ना। सर्विस इंडस्ट्री जो आप आगे करने वाले हो बेटा, सीए, सीएस या सीएमए बनने के बाद, या लॉयर बनने के बाद, या डॉक्टर बनने के बाद क्या करता है? डॉक्टर सर्विस देता है। सीएस क्या करता है? सर्विस देता है। सर्विस इंडस्ट्री, बरोबर है। ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वो क्या कर रही है? सर्विस दे रही है, बरोबर है। या फिर मैन्युफैक्चरिंग, है ना, रिलायंस कंपनी को तो प्रोडक्ट बना रही है, बेच रही है। और ट्रेडिंग, किराना दुकान, माल बना नहीं रहे, खरीद रहे, बेच रहे, खरीद रहे, बेच रहे। तीन टाइप के यहाँ पे सेक्टर हो सकते। बिजनेस के बाद अगली टर्म है बेटा, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, एसेट्स। फटाफट से हम लोग पढ़ लेते हैं ना, इनके ऊपर एमसीक्यू पूछती है इंस्टीट्यूट, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। फटाफट से बताओ बेटा, असेट का मतलब क्या है? असेट्स यानी रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस हैविंग सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, रिसोर्सेस हैविंग सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, बरोबर है। ये तो हर किसी ने पढ़ा है। अब इसका मीनिंग देखते बेटा क्या मतलब है, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बेटा। स्टॉप राइटिंग, सामने ध्यान दो सब लोग। देखो बेटा, जैसे ये मान लो ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर एक्सपेंस है कि असेट है? देखो ध्यान देना, जैसे मैंने फर्नीचर खरीद के लेके आया और मुझे विकास बोला कि यार क्यों खर्चा किया, फालतू में 25,000 रुपए का फर्नीचर बनवा लिया, तो मैं विकास को समझा रहा हूँ ये खर्चा नहीं है, ये असेट है। जैसे आपने बाइक खरीदा यहाँ पे, तो आपके पापा या दादा दादी क्या बोलती है? क्यों खर्चा किया 50,000 का? तो आप उनको अगर बोलोगे नहीं नहीं ये खर्चा नहीं है, ये क्या है? असेट है। तो अब असेट मतलब क्या और खर्चा मतलब क्या, प्लीज समझना। हर वो रिसोर्स जिसका बेनिफिट बिजनेस को फ्यूचर में भी मिलता है, उस रिसोर्स को हम लोग प्यार से क्या बोल देते हैं? असेट, बरोबर है। जैसे हर वो पेमेंट या आउटफ्लो, ये फर्नीचर के लिए मैंने 10,000 रुपए दिए, आउटफ्लो हो गया, क्या इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा? अभिज्ञा, क्या इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा बेटा? यस, गेम ओवर, जा फर्नीचर तू आज से असेट है। जैसे मैंने मेरे एम्प्लॉय को 10,000 रुपए सैलरी दी, यहां पे भी 10,000 का आउटफ्लो हुआ, लेकिन इसको हम लोग असेट बोल रहे हैं। लेकिन मेरे एम्प्लॉय को मैंने 10,000 का सैलरी दिया, उसको असेट नहीं बोलता, उसको मैं क्या बोलता हूं? एक्सपेंस। रुको, फिर से उसको पूछते, हे सैलरी बता, क्या तेरे बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा क्या? उसने बोला नहीं, फरवरी मंथ की सैलरी तो फरवरी में बेनिफिट मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा, तो जा तू एक्सपेंस। सो रिसोर्सेस जिसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलता है ना, उसको हम लोग असेट बोल देंगे। और रिसोर्सेस या ऐसे आउटफ्लो जिसका बेनिफिट उसी पीरियड में मिलेगा जिस पीरियड में इनकर किया, उसको हम लोग प्यार से खर्चा यानी एक्सपेंस बोलेंगे, बरोबर है। और तीसरा एक और चीज है, रिसोर्सेज जिसका बेनिफिट कभी नहीं मिलता है उसे लॉस बोल देंगे, है ना। 10,000 रुपए कैश चोरी हो गया, अब बोलो कैश का आउटफ्लो हो गया, 10,000 चोरी हो गया, क्या उसका बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में? नो, लॉस। 10,000 का फर्नीचर लाया, आउटफ्लो हुआ 10,000 का, बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, जा तू असेट। सैलरी दिया 10,000 की, बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा? नो, उसी पीरियड में मिलेगा, जा तू एक्सपेंस। सो आउटफ्लो हो रहा है तीनों केस में, लेकिन एक आउटफ्लो को हम लोग असेट बोल रहे हैं, जो चोरी हो गया उस आउटफ्लो को लॉस बोल रहे हैं, और जो सैलरी दिया उस आउटफ्लो को मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सपेंस बोल रहा हूं। तो असेट, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, और 4 नंबर पे यहां पे मैं लिख रहा हूं लॉसेस। ये बात समझ आए बेटा। सो रिसोर्सेस फ्यूचर में भी बेनिफिट है, आप उन लैंग्वेज में भी लिखना है तो लिख सकते हो। रिसोर्सेज फ्यूचर में भी बेनिफिट है, असेट। रिसोर्सेज बेनिफिट इन द करंट पीरियड ओनली, बेनिफिट इन करंट पीरियड ओनली, एक्सपेंस, नो बेनिफिट
तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, लॉस। ना बेनिफिट आज मिलेगा ना फ्यूचर में। सर वो इंश्योरेंस तो मिलेगा ना, वो इंश्योरेंस अलग बात है, लेकिन जो पैसा चोरी हो गया वो क्या रहेगा, लॉस। ये बात समझ है बेटा सभी को, पक्की बात। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, प्लीज ध्यान देना बेटा, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क है, फटाफट से बताओ बेटा। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क है, फटाफट से बोलो। एक्सपेंडिचर बोलो बेटा, जैसे प्लीज ध्यान देना, देखो प्लीज ध्यान देना बेटा, ये जो मैंने फर्नीचर खरीद के लाया 10,000 रुपीज का, मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000, ये है आपका एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, देखो आसान भाषा में पहले बताता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वो खर्चा है जिससे आपके बिजनेस में असेट पैदा हो रही है, असेट बढ़ रही है, या एग्जिस्टिंग असेट बढ़ रही है, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मुझे लंबे समय तक मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो हर वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देंगे। सर इसका मतलब आपने थोड़ी देर पहले जो फर्नीचर खरीदने का बताया था 10,000, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ। सर आपने तो उसे असेट बताया था, हाँ असेट ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सी असेट? लॉन्ग टर्म असेट, बरोबर है। और ये 10,000 का फर्नीचर चलने वाला था 4 साल, तो 1 साल मैंने चलाया, बोलो कितने का फर्नीचर मैंने एंजॉय कर लिया, कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया, घिस गया, डेप्रिसिएट हो गया। आपको समझाने के लिए 2500 का, बरोबर है ना? और 1 साल और 2500 और 2500 और 2500, तो एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन जो एक्सपायर्ड है, मतलब खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, उस पोर्शन को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। और यहां पे एक्सपेंस का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन, बरोबर है। सो एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन जो एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, यूज कर लिया, एंजॉय कर लिया, कंज्यूम कर लिया, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। सो लिखना है तो लिख लो, एक्सपेंस इज दैट पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, expense is that portion of expenditure which have been consumed or expired, बरोबर है। सो एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन जो एक्सपायर हो गया, उस पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा? एक्सपेंस, बरोबर है। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ो और स्क्रॉल करो बेटा, जहां पे ऐसा लगा स्पीड ज्यादा हो रही प्लीज बोल देना, ठीक है? चलो बेटा आगे, पक्की बात? इसमें किसी को डाउट है? प्लीज ध्यान देना। अब आगे लिख रहा हूं मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लीज ध्यान देना। बोलो तो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या है? बेनिफिट कैसा मिलेगा? लॉन्ग टर्म में बेनिफिट, लॉन्ग टर्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है बेटा? असेट पैदा होती है या असेट बढ़ती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट के असेट साइड में। हर एक पॉइंट पे एमसीक्यू सेट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में। अच्छा मेरा एक से सवाल है, रेवेन्यू एक्सपेंस कहां लिखते हैं? पीएनएल के डेबिट में, बरोबर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के असेट में। सर रेवेन्यू एक्सपेंस अब नई क्या चीज है? अरे बाबा अभी आपने थोड़ी देर पहले जो एक्सपेंस पढ़ा है ना, ये एक्सपेंस का ही पूरा नाम है रेवेन्यू एक्सपेंस, है ना? जैसे विकास मुझे प्यार से हरिया बोलता है, लेकिन मेरा पूरा नाम क्या है? हरीश मथारिया। तो वैसे ही आप जिसे एक्सपेंस बोलते हो ना, उसी का पूरा नाम क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस, बरोबर है क्या? सो रेवेन्यू एक्सपेंस कहां लिखते हैं? पीएनएल के डेबिट में। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में, बरोबर है। यस और नो? कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेगा, इससे असेट पैदा होगी। ये कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में। और एग्जाम्पल लिख लो इसका, एग्जाम्पल लिख लो बेटा। हाँ बोलो, कार, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। सर आपने तो असेट के एग्जांपल लिख दिए। हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट ही तो पैदा हो रही है आपके बुक में, यस और नो? उसके बाद एक छोटी सी चीज और बताता हूं, असेट खरीदने से लेके, असेट परचेज ऑफ एन असेट्स, खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक जो जो खर्चे हम लोग स्पेसिफिकली उस असेट के लिए इनकर करते हैं, वो सारे खर्चों को हम लोग आग बंद करके क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो बेटा कौन कौन से खर्चे? हाँ बेटा, असेट खरीदने से लेके
तो रेडी फॉर यूज करने तक जो जो खर्चे स्पेसिफिकली उस असेट के लिए इनकर कर रहे हैं वो सारे खर्चों को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के असेट के वैल्यू में ऐड कर देंगे। जैसे मैंने एक असेट बाई किया, कहाँ से? लंदन से, है ना। इंडियन करेंसी में उसकी वैल्यू हो रही है 10 लाख। लंदन से इंडिया तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए, है ना, फिर कस्टम ड्यूटी दिया, ड्यूटी पे किया, और उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए इंजीनियर को, है ना। ट्रांसपोर्ट चार्जेस ये था आपका 1 लाख, ड्यूटी पे किया 50,000 और इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया 1 लाख, और 10 लाख का मशीनरी था। सो 10 लाख प्लस 1 लाख प्लस 0.5 लाख प्लस कितना और बेटा? 1 लाख ना, ये 1 लाख, ये इंस्टॉलेशन का। बोलो अब असेट की टोटल वैल्यू कितनी होगी? 10 लाख प्लस लाने का खर्चा 1 लाख 11 प्लस और 1 लाख 12 प्लस 50,000 और दिया ड्यूटी का। सो 12,50,000 टोटल उसकी कॉस्ट रहेगी जो बैलेंस शीट में दिखेगी। सर नहीं समझा। अरे आसान भाषा में असेट खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक जो जो खर्चे स्पेसिफिकली उस असेट के लिए इनकर किए वो सारे असेट की वैल्यू में ऐड कर। इस ऐड करने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंस को कैपिटलाइज किया? ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ड्यूटी, इंस्टॉलेशन। ये सारे खर्चों को हमने क्या किया? कैपिटलाइज किया। सारे खर्चों को क्या किया? कैपिटलाइज किया। प्लीज मेरे साथ साथ सारी चीजें लिखो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, है ना, अपने अंदर फुर्ती रहने दो, एनर्जी रहने दो, सारी चीजें लिखो नोटबुक में। मैं लिख रहा हूं और बोल रहा हूं, आप भी लिखोगे और सुनोगे, मैनेज होता है, बरोबर है ना। मैं जब बोल बोल के लिख सकता हूं तो आप सुन सुन के तो आराम से लिख ही सकते हो, बरोबर। अच्छा हुआ ऊपर वाले ने हाथ और कान दोनों अलग अलग ऑर्गन दे दिए, है ना? मतलब एक लिखने के लिए और एक सुनने के लिए। काफी बच्चे लिख नहीं रहे, और आप लिखोगे नहीं ना तो आपका बुक कंप्लीट नहीं होगा। बुक कंप्लीट नहीं होगा तो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो ये सब्जेक्ट आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। और फिर अगेन वही प्रथा चली आ रही है, सीएस के बच्चों को अकाउंट टफ लगता है, बरोबर है। तो आप लिखो बेटा ज्यादा में ज्यादा। और रेडी फॉर यूज के बाद अगर हम लोग असेट के लिए कोई एक्सपेंस इनकर करते हैं तो यहां पे उससे हम लोग एक सवाल पूछेंगे, बरोबर है। बोलो, हे एक्सपेंस बता, क्या तेरी वजह से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस, इन चारों में से कोई एक भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है, इसका जवाब अगर यस आ रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज रेवेन्यू एक्सपेंस। एक बार फिर से बोलो, असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक का सारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, आग बंद करके फिर वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस रहो, इंस्टॉलेशन रहो, ड्यूटी रहो, कोई भी रहो। और एक बार असेट रेडी फॉर यूज हुई तो रेडी फॉर यूज के बाद अगर आप असेट के लिए कोई एक्सपेंस इनकर कर रहे हो, जैसे वो मशीन इंस्टॉल हो गई, रेडी फॉर यूज है, इंस्टॉलेशन के बाद मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है, तो हम लोग उस रिपेयर मेंटेनेंस से पूछेंगे, हे रिपेयर मेंटेनेंस बता, क्या तेरी वजह से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी या परफॉर्मेंस बढ़ रहा है क्या? उसने बोला हाँ तो कैपिटल, उसने बोला ना तो रेवेन्यू। बोलो, रिपेयर मेंटेनेंस से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी और परफॉर्मेंस कुछ बढ़ता है क्या? नो। काफी बच्चे बोलेंगे नहीं सर, रिपेयर करने के बाद असेट की कैपेसिटी बढ़ती है। नो, असेट यूज कर करके उसकी कैपेसिटी नीचे चली जाती है, कम हो जाती है। रिपेयर्स की वजह से उसकी कैपेसिटी नॉर्मल लेवल पे आती है, नॉर्मल से ऊपर नहीं जाती है। आपने आपकी स्कूटी या मोपेड सर्विसिंग करने के लिए दिया तो सर्विसिंग के बाद क्या मोपेड की बाइक हो जाती है क्या? नो, है ना। जो परफॉर्मेंस डाउन हो गया था सिर्फ वो नॉर्मल लेवल पे आता है। तो एनी सर्विसिंग मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में? मैंने मेरे स्कूटी को मॉडिफाई किया, पहले उसमें सेल्फ स्टार्ट का बटन नहीं था, अब लगवा दिया, तो वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपेसिटी या परफॉर्मेंस आपका बढ़ा है, बरोबर। सो बहुत आसान था। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेडी फॉर यूज करने तक का बोलो मेरे साथ, रेडी फॉर यूज करने तक का सारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेडी फॉर यूज के बाद कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बढ़ रहा है तो कैपिटल, अदरवाइज रेवेन्यू। क्लियर है? अगली टर्म है बेटा, फटाफट से ध्यान देना। उसके बाद की टर्म है, कौन सा नंबर चल रहा है हमारा? 6, 7।
उसके बाद की टर्म है एक्सपेंसेस। ये बोलने की जरूरत नहीं है, आप रोज करते हो बेटा, ये खर्चे है ना। ये खर्चे वो है जो बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए हम लोग इनकर करते हैं। एक बार फिर से बोलो बेटा, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए हम लोग जो एक्सपेंस इनकर करते हैं वो सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। या आसान भाषा में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम लोग जो एक्सपेंस इनकर करते हैं वो सब रेवेन्यू एक्सपेंस। सैलरी दे रहा हूँ, वेजेस पे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहा हूँ, वो सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। उसके बाद बेटा ये हर किसी को पता है क्या क्या है? तो डेटर्स और क्रेडिटर्स। बोलो बेटा क्या है? तो ये सारी चीजें मॉड्यूल में दी है। ऐसा लिखा है डेटर, आगे लिखा है उसका मीनिंग पार्टी ऑफ पर्सन फ्रॉम वोम अमाउंट इज रिसीवेबल। डेटर मतलब क्या? हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर पैसा आना है ना, मनी और मनीज वर्थ में उससे कुछ आना है, लेना है। और क्रेडिटर अपोजिट ऑफ द डेटर, पार्टी ऑफ पर्सन टू वुम अमाउंट इज मनी और मनीज वर्थ में देना है। पार्टी ऑफ पर्सन जिसको इन फ्यूचर कुछ देना है, क्रेडिटर। पार्टी ऑफ पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है, डेटर। बरोबर। उसके बाद बताओ बेटा लाइबिलिटीज। बोलो तो फटाफट से। लाइबिलिटीज मतलब क्या? लाइबिलिटीज आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। क्या है बेटा? लाइबिलिटीज आर द, बोलो ना, फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। मतलब मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक लोन इज माय लाइबिलिटी, मुझे देना पड़ेगा। बरोबर है, बैंक लोन इज माय लाइबिलिटी, और वो बैंक मेरी क्या हो गई? क्रेडिटर। बैंक लोन इज माय लाइबिलिटी एंड बैंक इज माय क्रेडिटर। यस और नो? उसके बाद लाइबिलिटी के बाद कैपिटल। कैपिटल क्या है बेटा बताओ तो? ओनर का धंधे में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को प्यार से क्या बोल देते हैं? कैपिटल। सो लिख लो, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। बरोबर है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट कभी भी हो सकता है, या तो धंधा शुरू करते हैं तब, या फिर धंधा शुरू करने के बाद ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बिजनेस। कभी भी ओनर, सुनना बेटा, ओनर जब कभी भी अपने जेब से बिजनेस में कुछ लगाता है इन मनी और इन मनीज वर्थ, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? कैपिटल। यस और नो? पक्की बात है ना। उसके बाद अच्छा, ये कैपिटल की अगर मैं बात करूं कंपनी के केस में, इसी को आप लोग प्यार से शेयर कैपिटल कहते हो। ये हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकेंड नंबर के टॉपिक में। बरोबर है। उसके बाद आगे और चलते हैं। इनकम। इनकम मतलब क्या है? ये बिजनेस की, प्लीज ध्यान देना बच्चों, ये बिजनेस की ऑपरेटिंग रिसीट है। ये बिजनेस की ऑपरेटिंग रिसीट है। बरोबर है। मतलब बिजनेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो कुछ आपको मिल रहा है वो सब आपके लिए इनकम है, अगर आपको वापस देने की जरूरत नहीं है तो। समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद लास्ट में लिख देता हूं यहां पे गेन्स। ये भी फायदा ही है आपका, लेकिन इसके लिए आपने कोई हार्डवर्क नहीं किया। इनकम हार्डवर्क की वजह से आती है, गेन विदाउट हार्डवर्क आपको जो मिल रहा है वो सब गेन है। बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, गेन। समझ में आ रहा है क्या? लॉटरी लग गई, गेन है ना। और सेल किया, माल बेचा, इनकम। सेल इनकम, इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम। कमीशन मिल रहा है, इनकम। लॉटरी लग गई, गेन। बट अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है, इनकम और गेन की अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं। ये आपको इतनी सारी टर्म समझ में आई सारी? पक्की बात। उसके बाद आगे की एक और टर्म है बेटा, कॉन्टिंजेंट असेट एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट असेट एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। बरोबर है। क्या है बेटा कॉन्टिंजेंट असेट एंड लायबिलिटी? बोलो बेटा फटाफट से। डिपेंड ऑन सम फ्यूचर इवेंट। बरोबर है क्या? प्लीज ध्यान देना, है ना। वही अपना पुराना घिसा बेटा एग्जाम्पल। ये सामने हरीश भाई बैठे, ये हरीश भाई एक रॉक स्टार है जो स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले थे। इन्होंने मेरा बनाया हुआ बिस्किट कंज्यूम किया, इनके स्टमक में प्रॉब्लम हो गया कुछ तो, और ये स्टेज शो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इनका 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इन्होंने कंज्यूमर फोरम में जा कर के इसके मेरे कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। अब अगर ये केस जीत जाते हैं, अगर ये केस जीत जाते हैं तो क्या मुझे 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा? यस। मतलब ये जो मेरी लाइबिलिटी है ना, 1 करोड़ देना पड़ेगा।
दैट इज माय कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, जो डिपेंड है किसी फ्यूचर इवेंट पे, और यहाँ पे वो फ्यूचर इवेंट है केस जीतना या ना जीतना। सो लाइबिलिटी विच डिपेंड ऑन सम फ्यूचर इवेंट, और वो फ्यूचर इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है, पॉसिबल है, दुनिया में ऐसी चीजें होती है, बरोबर है क्या। इम्पॉसिबल इवेंट से रिलेटेड कभी भी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नहीं रहेगी। जैसे मैंने हरीश को बोला तू 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ पाएगा तो मैं तुझे 1 करोड़ दे दूंगा, यहाँ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि 180 किलोमीटर पर स्पीड से दौड़ना ये इंसान की बस की बात नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इससे रिलेटेड लायबिलिटी पैदा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे होगी क्या, यस, अगर एक केस जीत गया तो मुझे देना पड़ेगा, नहीं जीता तो देने की जरूरत नहीं है। सो लायबिलिटी विच डिपेंडेंस ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, यहाँ पे वो फ्यूचर इवेंट है केस जीतना या केस हारना। और जो मेरे लिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है वो हरीश के लिए कॉन्टिजेंट असेट है, बरोबर है। ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात। इतनी बेसिक टर्म समझ में आई सभी को। कौन कौन सी बेसिक टर्म थी, फटाफट से एक एक सेकंड में रिवाइज करो। बिजनेस, 3 टाइप के बिजनेस है, सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन सम रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग। उसके बाद असेट हमने देखा, रिसोर्सेस हैविंग सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एग्जांपल कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, गुडविल, है ना, ये सब क्या है, ट्रेडमार्क, सब असेट है। अब सर असेट में आपने जो 3 बताया आखिरी में, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये भी असेट है, लेकिन ये अदृश्य, इनटेंजिबल, इनको देख छू नहीं सकते, और बच्चे को चीज जो है वो टेंजिबल असेट है, बरोबर है। अब असेट में भी और क्लासिफिकेशन है, आपने सुना होगा इसके पहले, लंबे समय तक चलने वाली असेट, फिक्स असेट, जो हम बेचने के लिए नहीं लाते। जैसे ये कैमरा, ये लंबे समय तक चलने वाला है, मेरा इंटेंशन इसे बेचने का है क्या, नो, ये मेरी फिक्स असेट है। ये प्रोजेक्टर फिक्स असेट है, एसी फिक्स असेट है, फर्नीचर फिक्स असेट है। और जो असेट मैंने नियर फ्यूचर में बेचने के लिए लाई है, या फिर जो असेट नियर फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट होने वाली है, वो सारी असेट करंट असेट है, बरोबर है। और लाइबिलिटी में भी वैसी है, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन सेम अकाउंटिंग साइकिल और विद इन सेम ऑपरेटिंग साइकिल हमें पे करना है, नियर फ्यूचर में पे करना है, करंट लाइबिलिटी। बाकी सब नॉन करंट। बैंक से 5 साल का लोन लिया, नॉन करंट लाइबिलिटी। मैंने सप्लायर से माल उधारी में खरीदा, करंट लाइबिलिटी, नियर फ्यूचर में पेमेंट करना है, यस और नो। उसके बाद और क्या क्या देखा बेटा, फटाफट से बता देना। असेट हो गया, देन एक्सपेंस, खर्चे आपके बिजनेस के रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। एक्सपेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा, असेट पैदा होगी, यस और नो। जनरली कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में। रेवेन्यू एक्सपेंस कहाँ दिखाएंगे, पीएनएल के डेबिट साइड में, बरोबर है। उसके बाद कॉन्टिजेंट असेट, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी अभी हमने जस्ट देखा बेटा। देन लाइबिलिटीज और द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। देन डेटर्स और क्रेडिटर्स, पार्टी या पर्सन जिससे कुछ लेना है डेटर, पार्टी और पर्सन जिसको इन फ्यूचर कुछ देना है क्रेडिटर्स, बरोबर है। उसके बाद कैपिटल, कंपनी केस में शेयर कैपिटल, नॉर्मल केस में कैपिटल, बट दोनों केस में कैपिटल का मीनिंग सेम है। ओनर का बिजनेस में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है, इधर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस, ओनर का जो कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगा बिजनेस में, उसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, कैपिटल। और उसके बाद इनकम और गेन, विदाउट हार्डवर्क गेन, विद हार्डवर्क इनकम, बरोबर है। अब देखो अच्छे से ध्यान देना, सारी टर्म्स तो हमारी खत्म हो गई। टर्म्स के बाद अब आगे और क्या था देखो बेटा इस चैप्टर में, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग सारी चीजें लिख रहे हो, बरोबर है। टर्म्स के बाद देखो आगे क्या है, रूल्स फॉर अकाउंटिंग, बरोबर है। रूल फॉर अकाउंटिंग बोलो तो बेटा क्या है, देखो ये आपने ऐसा कुछ पढ़ा था पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बरोबर है। अकाउंट्स के 3 टाइप्स थे, बरोबर है। पर्सनल में ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं, बरोबर है। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन, देखो यहां लिख लेते हो, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। रियल अकाउंट में सारी असेट्स आती है, असेट्स एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट, मतलब जो असेट ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट में हमने काउंट कर लिया वो फिर से रियल में नहीं आएगी। और आखिरी में नॉमिनल, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन, ये सब कहां पे आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में, बरोबर है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। और इसके रूल भी आपको बताए, एग्जाम में इंस्टीट्यूट हिम्मत कर सकती है रूल पूछने की, हिम्मत कैसे। पर्सनल का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। असेट के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बरोबर है।
और नॉमिनल में डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम और गेन, बरोबर। इनकम और गेन हो रहा है तो क्रेडिट करो, एक्सपेंस लॉसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट करो। अगर कोई असेट बिजनेस में आ रही है तो असेट को डेबिट करो, असेट बिजनेस से जा रही है तो उसे क्रेडिट करो, है ना। और किसी पार्टी को हमने कुछ दिया, डेबिट द रिसीवर, किसी से कुछ आया है तो क्रेडिट द गिवर, बरोबर है। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी हम लोग इस हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करते। हम लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं, एक बार रूल देख लो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन या आपने जो टैली सॉफ्टवेयर वगैरह में भी देखा होगा उस हिसाब से, बरोबर है। सर उसके ऊपर सवाल आता है क्या? यस, मॉडर्न क्लासिफिकेशन यही है, ऑल एसेट्स, बोलो बेटा, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये 5 कैटेगरी के अकाउंट्स है। और इसके अपोजिट, असेट के अपोजिट क्या है? लायबिलिटीज। ड्राइंग के अपोजिट क्या है बेटा? कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट क्या है बेटा? क्रेडिटर्स। एक्सपेंसेस के अपोजिट क्या है बेटा? इनकम। एंड लॉसेस के अपोजिट क्या है? गेन। तो टोटल ये 5 कैटेगरी के अकाउंट है ऊपर, प्लीज मेरे साथ साथ लिखना बेटा। बोलो कौन कौन से? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। अपोजिट, असेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। सो बोलो कौन सी 10 कैटेगरीज हो गई? 5 ही याद रखना है, असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ADDEL, एडल, बराबर याद रखना है। तो एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन। ये टोटल 5 और 5 10 कैटेगरीज के अकाउंट है। इसके बाहर अकाउंटिंग की दुनिया में और कोई भी अकाउंट नहीं है, बरोबर है। तो ये ही कैटेगरी के अकाउंट, जब भी कोई आप अकाउंटिंग एंट्रीज या एडजस्टमेंट करोगे या ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो इससे बाहर का और कोई लेजर या अकाउंट नहीं बनेगा, बरोबर है। अब ध्यान देना, हमारा रूल क्या है बेटा, अच्छे से ध्यान देना। ये 5 कैटेगरी का अकाउंट का हर बार कौन सा बैलेंस रहेगा बेटा? डेबिट बैलेंस रहेगा। वेट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये डेबिट होने वाले, मैंने क्या बोला? इनका डेबिट बैलेंस रहेगा। मतलब ऑल एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंस। सर मतलब ये है कि ये टाइप के अकाउंट अगर इंक्रीज होते हैं बिजनेस में तो डेबिट कर देंगे, और ये टाइप के अकाउंट कौन से? असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस कम होते हैं तो क्रेडिट कर लेंगे। सर ये बढ़ना है कम होना कहां समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से, बरोबर है। सो बोलो मेरे साथ, ऑल एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। इफ दीज अकाउंट्स फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, और अगर ये कम होते हैं तो क्रेडिट करेंगे, बरोबर है। और कहां समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जैसे मान लो मेरे बिजनेस में कैश आई तो कैश, ये जो असेट है ये असेट बढ़ गई तो कैश को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। बिजनेस से कैश चली गई, प्लीज ध्यान देना, तो कैश कम हो गई क्या? कैश, ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, कैश कम हो गई तो उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट। मैंने मशीनरी बाय किया तो मशीनरी ये असेट है, मशीनरी बिजनेस में आ गई, मशीन एज अ असेट बढ़ गई तो मशीन को क्या करेंगे? डेबिट। मशीन सेल किया तो मशीन को क्या कर देंगे? क्रेडिट, बरोबर है ना। तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है और ट्रांजैक्शन पढ़ के मातृभाषा में कन्वर्ट करके चेक करना है कि कौन सा असेट आपका बढ़ रहा है, और सॉरी कौन सा अकाउंट आपका बढ़ रहा है और कौन सा अकाउंट आपका कम हो रहा है, बरोबर है। ये आपको कहां से समझ में आएगा बेटा? ट्रांजैक्शन से समझ में आएगा। नहीं है मेरे पास, ये आपको कहां से समझ में आएगा बेटा? ट्रांजैक्शन से, बरोबर है। सो आपने ट्रांजैक्शन पढ़ के मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है। अच्छा, एडजस्टमेंट रहो, जर्नल एंट्री रहो, ये रूल आपको हर जगह काम आने वाला है। और यहाँ पे ये लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स के अकाउंट, सारे इनकम अकाउंट, सारे गेन अकाउंट, इनका कौन सा बैलेंस रहेगा बेटा? इनका रहेगा क्रेडिट बैलेंस। मतलब क्या रे बेटा? ये टाइप के अकाउंट, ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। सो देखो बड़ा आसान है, क्रेडिट बैलेंस इफ इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड, डेबिट बैलेंस इफ इंक्रीज विल बी डेबिटेड। अपोजिट बोलने का काम नहीं। सो क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, है ना, और क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट कम होते हैं तो डेबिट करो। और लॉजिक बड़ा आसान है, जैसे +3 को +5 पे ले जाना है तो यहाँ पे 2 भी क्या करना पड़ेगा? प्लस को और बढ़ाना है तो प्लस करो, डेबिट बैलेंस को और बढ़ाना है तो डेबिट करो,
क्रेडिट बैलेंस को और बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। सर ये बढ़ाना कम होना कहाँ समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। फिर चाहे वो आपका अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म का रहो, है ना, इंडिविजुअल रहो, कंपनी रहो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी रहो, चाहे इंडियन कंपनी रहो, चाहे एनपीओ रहो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हर बार रूल सेम रहेगा क्या? यस। ये बात समझ आई? ये था आपका रूल ऑफ अकाउंटिंग। प्लीज अच्छे से ध्यान देना बेटा। देखो अकाउंटिंग के रूल के बाद प्लीज ध्यान देना बेटा, सब लोग ध्यान दो। ये है मेरा बिजनेस। देखो ये आपने इसके पहले देखा होगा या फिर फाउंडेशन में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे एक बार बता दो फिर से, अच्छे से ध्यान देना। ये बिजनेस में क्या हो रहा है बेटा? आपके फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बरोबर है। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? या तो जर्नल एंट्री बुक में या फिर सब्सिडायरी बुक्स में। सब्सिडायरी बुक्स क्या है? देखो दोनों में से कोई तो एक ही जगह रिकॉर्ड करना है। प्लीज ध्यान देना बेटा इधर, दोनों में से कोई तो, देखो यार मैं फिर से एक बार एक चीज बता देता हूं, जहां पे आपको ऐसा लग रहा है नहीं समझ में आया पूछो, जहां पे आपको ऐसा लग रहा है मुझे सब समझ में आ रहा है तो भी ध्यान दो। काफी बच्चे ध्यान ही नहीं देते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा हो चुका है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस में एग्जाम में एक हाथ दो क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे। काफ़ी बच्चों ने फाउंडेशन का एग्जाम दिया, उनको भी समझ में आया होगा कि कुछ बेसिक के क्वेश्चन समझ में नहीं आते। तो यहाँ ध्यान दो, कौन सा सेंटेंस कब आपके सामने एग्जाम में एमसीक्यू बन करके आ जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए ध्यान दो और लिखो, बरोबर है, सारी चीज़ें लिखो, बरोबर है। और ये हुआ है, मैं मानता हूँ थोड़ा मैं स्पीड में ले रहा हूँ, बरोबर है, बट जहाँ पे आपको ऐसा लगाना स्पीड ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये ऑलरेडी आपने सभी ने पढ़ा है, बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में दिया है। अगर लगा ऐसा इतने स्पीड में हम लोग सारे टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, इससे स्पीड रहेगी 1/10, इससे स्पीड कितनी रहेगी 1/10। अभी मैं 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा है। जब हम लोग इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे 100-200 एमसीक्यू, तब आपको सारे एमसीक्यू के आंसर एक बारी में 1 सेकंड में आने चाहिए, बरोबर। लेकिन जब हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा तो उस समय स्पीड काफ़ी कम रहेगी। अभी आपका हुआ भी है तो काफ़ी बच्चों को ऐसा लग रहा है हुआ है तो इधर उधर देख रहे हैं, प्लीज़ वैसा मत करो, आपने इधर उधर देखने के पैसे नहीं दिए यहाँ पे, प्लीज़ बोर्ड पे ध्यान दो। डन। अब अगर कोई बच्चा मुझे इधर उधर देखते हुए देखा तो सच में बेइज्जती हो जाएगी, फिर मैं ये नहीं सोचूंगा वो बच्चा कल से फीस भरेगा, एडमिशन लेगा नहीं लेगा, मैं वो देखूंगा नहीं, सच में बेइज्जती हो जाएगी क्लास में, फिर लड़का रहो चाहे लड़की रहो, है ना, मुझे मजबूर मत करो बेटा। सब्सिडायरी बुक्स, है ना, या तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? जर्नल एंट्री बुक में, या तो सब्सिडायरी बुक। किसको लिखेंगे? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले जिस बुक में लिखते हैं उस बुक को कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी बुक, प्राइमरी बुक और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बरोबर है। हर एक वर्ड पे एमसीक्यू आएगा। ट्रांजैक्शन होती है सबसे पहले जिस बुक में लिखते हैं, और यहाँ पे ये जर्नल एंट्री बुक भी प्राइमरी बुक है और सब्सिडायरी बुक भी प्राइमरी बुक है। दोनों जगह नहीं लिखना है, दोनों में से कोई तो एक जगह पे आपने लिखना है। सर कैसे लिखना है? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बरोबर है। डेबिट क्रेडिट के रूल्स इस्तेमाल करके ही आपने हिसाब किताब ये बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना है। और सबसे पहली जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है वो ये ही है, दोनों भी, जर्नल एंट्री बुक भी और सब्सिडायरी बुक। अब सब्सिडायरी बुक क्या है? सब्सिडायरी बुक ये सपोर्टिंग बुक है। सब्सिडायरी बुक क्या है बेटा? ये सपोर्टिंग बुक है। किसको सपोर्ट कर रही है? लेजर बुक को। कैसे? मैं बताता हूं, प्लीज ध्यान देना। जैसे एक ही टाइप का ट्रांजैक्शन अगर बार बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो उस टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए मैं क्या बनाता हूं? एक सेपरेट बुक बना लेता हूं। कैश ट्रांजैक्शन बार बार हो रहा है तो उसके लिए सेपरेट बुक बना लेते। आप एक ही शॉप पे बार बार चाय पीने जाते हो, है ना, ब्रेक में, तो आपने उसको क्या बोलते हैं? भैया मेरी डायरी मेंटेन कर ले। मतलब आप आपके लिए उसको एक सब्सिडायरी बुक बनाने के लिए बात कर रहे हो। समझ में आया क्या? डायरी मेंटेन कर ले, डायरी में लिख ले, है ना, आपकी एक अलग डायरी, इसकी अलग डायरी, तो क्या हो गया? एक टाइप से सब्सिडायरी बुक है। समझ में आ रहा है? तो ट्रांजेक्शन होते ही जब जिस बुक में हम लोग सबसे पहले लिख रहे हैं वो हो गया प्राइमरी बुक। मान लो बिजनेस में कैश का ट्रांजेक्शन बार बार हो रहा है तो उसने कौन सा बुक बना लिया? कैश बुक, बरोबर है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। मान लो बिजनेस में मैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, फिर से सुनना, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, उधारी में माल खरीद रहा हूं, माल, असेट नहीं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स बार बार हो रहा है तो मैंने कौन सा बुक बना लिया? परचेज बुक। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स बार बार हो रहा है तो सेल्स बुक, बरोबर है।
यहाँ पे क्या रहेगा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, और यहाँ पे ऑल कैश ट्रांजैक्शन, बोलो बेटा मेरे साथ, ऑल कैश ट्रांजैक्शन, बरोबर है, कहाँ पे आ जाएंगे, कैश बुक। उसके बाद ये देखो आगे बेटा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक, बरोबर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो कहाँ पे आ जाएंगे, बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल बुक में, बरोबर है। उसके बाद परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, यानी जो माल उधारी में खरीदा था वो अगर वापस कर रहा हूं, फिर से बोलूं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, वो गुड्स को मैंने रिटर्न कर रहा हूं, उधारी में खरीदा हुआ माल वापस कर रहा हूं, तो उसके लिए परचेज रिटर्न बुक। और उधारी में बेचा हुआ माल वापस आ रहा है मेरे बिजनेस में, तो सेल्स रिटर्न बुक। मैंने कस्टमर को माल उधारी में बेचा था, नहीं पसंद आया, वापस ला करके दे दिया, सेल्स रिटर्न बुक, बरोबर है। इसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू आता है, कौन सा बुक किस चीज के लिए यूज होता है, फटाफट से बताओ बेटा। कैश बुक, बोलो मेरे साथ, कैश बुक ऑल कैश ट्रांजैक्शन, परचेज बुक ऑल क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, सेल्स बुक ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न है ना, क्रेडिट बेसिस पे जो माल खरीदा था वो वापस किया, सेल्स रिटर्न क्रेडिट बेसिस पे जो माल बेचा था वो वापस आया, बिल रिसीवेबल बिल पेएबल बुक में बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शन, बरोबर है। और जो ट्रांजैक्शन ये कोई भी सपोर्टिंग, कोई भी सब्सिडरी बुक में नहीं आता, वो बचे कुछ है, ऑल रेसिड्यूअल ट्रांजैक्शंस कहां पे आ जाएंगे, जर्नल एंट्री बुक में। जर्नल एंट्री बुक का एक और नाम क्या है, जनरल जर्नल, जर्नल प्रॉपर, जनरल जर्नल, बरोबर है। इसी को है ना मराठी लैंग्वेज में बोलना है तो बही, अपने ये बही खाता भी बोल देते हैं, बरोबर है, या फिर रोजमेट बोलते हैं। इसका प्रॉपर नेम क्या है, काफी सारे बिजनेस फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको, उनके पापा को अगर आप पूछोगे तो रोजमेट यानी जर्नल बुक है, जिसमें रोज के ट्रांजेक्शन जो लिखते हैं वो सब क्या हो जाएगा, रोजमेट और जर्नल बुक, और जनरल जर्नल और जर्नल प्रॉपर। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते बेटा, हम लोग ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते, उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोस्टिंग। सब लोग साथ में बेटा प्लीज ध्यान देना। मैडम को उठाओ बेटा, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, नींद आ रही है आपको, क्या नाम है, आकांक्षा। प्लीज मेरे लेक्चर में नेक्स्ट टाइम से सोना मत, या कल से आना मत, मेरे को कुछ भी चलता, क्योंकि मैं एक चीज बताता हूं, मेरे यहाँ का रिजल्ट अगर बच्चे का खराब हुआ ना तो मेरे को इस बैच में ना एटलीस्ट ऐसा करना है 100% रिजल्ट चाहिए, और एक बच्चा भी फेल हो गया तो 100% रिजल्ट नहीं रहेगा। तो प्लीज ध्यान दो। सर मैं मानता हूँ 4 घंटे बैठते थे आप लोग फाउंडेशन में, अभी अचानक से आपको बहुत देर तक बैठना पड़ रहा है, लेकिन ये आपके लिए ही चल रहा है, बरोबर है क्या, ये आपका ही रिजल्ट लेके आना है। मेरे पास सच में मेरे को बटरिंग करना नहीं आता है, मस्का लगाना नहीं आएगा, मैं नेक्स्ट टाइम से सच में देखूंगा नहीं, लड़का है लड़की है, प्लीज सो मत बेटा, लेक्चर में सोना नहीं है। मेरे को भी नींद आती है, लेकिन मेरे लिए मोटिवेशन है कि आपका रिजल्ट भी है, और दूसरा एक और मोटिवेशन है, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपका रिजल्ट आएगा उससे, समझ में आएगा। प्लीज सोना नहीं बेटा, नहीं तो सच में बेइज्जती हो जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। प्लीज ध्यान दो, आज के बाद लेक्चर में सोना नहीं। अगर आपको नींद आती है तो आपके दोस्त के हाथ में पेन दे दो, उसको बोल दो नींद आई तो ऐसा चुबा देना मेरे को, ठीक है। एटलीस्ट ये लेक्चर में सो मत, सच में बेइज्जती हो जाएगी। आप लोगों को नहीं पता बेटा, आप बाकी किसी बच्चे से पूछो, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, है ना, मैं जब झापता हूँ तो सच में रुकता नहीं हूँ। एक बार मैंने अभी फाउंडेशन की बैच में, तुम बजी पराग तुम लोग निकल गए थे, अभी के बच्चों को पूछना, एक बच्ची लिटरली सो रही थी क्लास में, 1-2 बार बोल दिया फिर भी नींद आ रही थी, उसको बेंच पे खड़ा कर दिया और उसके हाथे से ऊपर थे। अब सोचो अंडर आर्म से पसीना आ रहा है लड़की के, और कैसा लगेगा बाकी सबको देखने में, है ना। तो मैं उस हद तक की भी पनिशमेंट दे सकता हूँ, सर मैं पागल हूँ, है ना, पहले से बता करके रख रहा हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। हाँ आपको डाउट अगर कुछ है, सर्टिफिकेट है मेरे पास, अगर आपको डाउट है 10 बार पूछो, बरोबर है, लेकिन प्लीज सुना नहीं। नींद आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकल रीजन है, सच में हाथ खड़ा करो और बाहर चल जाओ, या ऑफिस में जाकर के थोड़ी देर सो जाओ, चलेगा। प्लीज क्लास में मत सो। आप सोओगे ना तो आपके आसपास जो 2-3 रैंक आने वाले थे ना, वो मेरे रैंक चले जाएंगे, क्योंकि उनको क्या लगेगा, ये बच्ची तो बड़ी होशियार है, सो रही है, मैं भी सो जाती हूँ, है ना। तो एनवायरमेंट खराब हो जाता है पूरा। प्लीज सोना नहीं। आपको मालूम है ड्राइवर के बाजू में कोई लोग सोते नहीं है ना, तो बस वो वैसे ही है, सब लोग ड्राइवर है बेटा, और आप सो रहे हो तो फिर थोड़ा समझो। पोस्टिंग कहाँ करते फटाफट से बता दो, है ना। इसीलिए देखो मैं ज्यादा स्लो नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं स्लो पढ़ाता ना तो सच में बहुत सारे बच्चे सो जाते, बराबर। लेजर पोस्टिंग कहाँ करते बेटा हम लोग,
लेजर बुक में, लेजर बुक खाता वही, लेजर बुक में क्या होते हैं? अकाउंट। फटाफट से बताना क्या रहेगा बेटा इसमें? अकाउंट। अकाउंट मतलब समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट, है ना। रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे राम अकाउंट है तो राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एक ही जगह पे टी शेप फॉर्मेट में लिख रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राम अकाउंट, बरोबर है। अकाउंट, लेजर, लेजर बुक में क्या होते हैं? लेजर। और पोस्टिंग करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में, इसका नाम क्या रहेगा? डेबिट बैलेंस। आसान भाषा में, जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा होती तो बैलेंस इधर आता, उसका नाम क्या रहता? क्रेडिट बैलेंस, बरोबर। और बैलेंसिंग के बाद क्या बनाएंगे हम लोग? ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएंगे बेटा? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, बोलो मेरे साथ, इज अ स्टेट, बोलो ना, स्टेटमेंट कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर्स, बरोबर है, जिसका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट आते हैं क्या? यस, ऑल अकाउंट्स, ऑल पर्सनल, रियल, नॉमिनल, सारे अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस में आते हैं। और ट्रायल बैलेंस आपका टैली है, इसका मतलब क्या है बेटा? आपका अकाउंटिंग अर्थमेटिकली करेक्ट है। ट्रायल बैलेंस टैली मतलब आपका अकाउंटिंग अर्थमेटिकली करेक्ट है। मतलब क्या अर्थमेटिकली? मतलब हर एक एंट्री में आपने जितना अमाउंट डेबिट किया उतना ही अमाउंट क्रेडिट हुआ, या हर बार डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, हर बार डेबिट क्रेडिट इक्वल है। इसका मतलब आपका अर्थमेटिकली अकाउंटिंग करेक्ट है। प्रिंसिपल वाइज करेक्ट है नहीं है वो मुझे भी पता नहीं है, वो कैसे समझेगा बेटा? जब आप चेक करोगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक में आपने बचपन में पढ़ा होगा, बट डोंट वरी, एग्जीक्यूटिव पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फिर से नहीं है, बरोबर। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या बनाते हैं बेटा? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मल केस में ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट रहेगा। सर नॉर्मल मतलब कौन सी केस? अगर मैं इंडिविजुअल बिजनेस की बात करूं, मतलब कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बरोबर है, तो यहां पे ये ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट ये दोनों टेम्पररी इन नेचर है, और ये बिजनेस में अजर अमर, गोइंग कंसर्न, परमानेंट क्या है बेटा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सारे लेजर्स के कौन कौन से? ऑल पर्सनल, रियल, ऑल पर्सनल एंड रियल, और वो नॉमिनल अकाउंट जो ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं आए। सुनना, ये सेंटेंस कुछ बच्चों को अजीब लगेगा। वो नॉमिनल अकाउंट जो ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं आए, ऐसे नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस भी कहां दिखेंगे? बैलेंस शीट। सारे पर्सनल, रियल तो आएंगे सर। नॉमिनल का एक आध एग्जांपल, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या? ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मैंने डेफर किया है। बेस्ट एग्जांपल, हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। इसका अनरिटर्न ऑफ पोर्शन कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में, बरोबर है। तो ये सारे बैलेंसेस इस पीरियड के कौन से बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंसेस। अगले पीरियड में इन सबको क्या बोल के रिकॉर्ड करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंसेस। तो ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल। ये बात समझ आ रही बेटा कुछ आपको? पक्की बात है। सो अकाउंटिंग में बेसिकली यही होता है, बिजनेस जो कि गोइंग कंसर्न है, ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद आखिरी में आपका फाइनल अकाउंट। इसके अलावा अकाउंटिंग में और कुछ नहीं है, चाहे छोटा मोटा बिजनेस लो, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी ले लो, बरोबर है। ये बात समझ आई सभी को? बहुत सिंपल सी बात है बेटा। अच्छा अब देखो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, सारे सवाल काम के लिख के रखना बेटा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, और आपने जवाब देना है। हाँ बेटा, सभी ने जवाब देना है। मैं जो भी सवाल पूछ रहा हूँ ये इंस्टीट्यूट ने लास्ट पेपर में पूछे हुए हैं, या फिर ये मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन है, बरोबर है ना? तो ये वही सवाल है, इसको हल्के में मत लेना, अच्छे से ध्यान देना बेटा। सबसे पहला सवाल आप लोगों से, मुझे अकाउंटिंग एंट्री बताओ आप लोग, है ना? जिसको भी आ रहा है उसने हाथ खड़ा करना है बेटा, ठीक है? मैंने क्या किया? गुड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, बरोबर है। गुड्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ फ्री सैंपल, फ्री सैंपल। तो इसके अंदर में कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? सवाल क्या है? कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? बरोबर है, बोल बेटा। परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा, सिंपल है एकदम। क्यों परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा? माल खरीदा तो परचेस को डेबिट किया था, माल बेचा तो सेल को क्रेडिट करता हूं, है ना? अब यहां पे माल गया तो सही है लेकिन सेल नहीं है,
माल गया लेकिन सेल नहीं है। जब आप सेल नहीं दिखा सकते तो एक काम करो, परचेस को कम कर दो। माल खरीदा तो परचेस किया तो माल बढ़ता है, सेल किया तो माल कम होता है। माल कम हो गया लेकिन सेल नहीं है तो एक काम करो, परचेस को ही कम कर दो। परचेस का डेबिट बैलेंस है, बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पे परचेस को ही कम करना है तो परचेस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या होगा? एडवर्टीजमेंट और फ्री सैंपल अकाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, जो भी आपको लिखना है, प्रमोशनल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नाम में क्या पड़ा है। लेकिन क्रेडिट क्या होगा? परचेस, बरोबर है। उसके बाद माल चोरी हो गया, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा बताना बेटा? परचेस अकाउंट। आग लग गई, माल जल गया, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? परचेज अकाउंट। यस और नो? सो सेल के अलावा कोई और रीजन की वजह से अगर माल कम हो रहा है बिजनेस से, फिर से बोलो, सेल के अलावा कोई और रीजन की वजह से अगर बिजनेस से माल कम हो रहा है तो वहां पे कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट। यस और नो? ये बात समझ आई बेटा सभी को? उसके बाद अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, प्लीज अच्छे से ध्यान देना सभी ने। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये कंपनी है, ये कंपनी है, कंपनी के पास सरप्लस कैश पड़ा था, कंपनी के पास बहुत सारा कैश था। ये कंपनी ने क्या किया बच्चों, अच्छे से ध्यान देना, ये कंपनी ने मार्केट में अपने ही जो इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, इशूड 5 years बिफोर एंड लॉन्ग बैक एगो, 5 साल पहले शेयर्स इशू किए थे। आज कंपनी ने क्या किए थे, क्या किया, ये इक्विटी शेयर वापस खरीद लिए। आप भी ऐसे डिजाइन डायग्राम बना करके लिख लो, बायबैक किया है ना। मुझे अपना रूल अप्लाई करके इसकी एंट्री बताओ। और कंपनी ने कितने इक्विटी शेयर्स बायबैक किए? 100, और एट द रेट ₹10 पर शेयर। ये 10 पर शेयर क्या है? बायबैक प्राइस। और कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू भी कितनी है? ₹10 पर शेयर ही है। मुझे इसका अकाउंटिंग एंट्री बताओ। आपको सवाल समझ में आया? कंपनी ने अपने ही 100 शेयर जो पहले इशू किए थे वो वापस खरीद लिए। पहली बात, कंपनी ऐसा कर सकती है? हाँ, सेक्शन 68 के तहत ऐसा कंपनी कर सकती है। सेक्शन 68 अकाउंट्स में भी आगे आएगा, कंपनी लॉ में भी आएगा। और बचपन में आपने सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूजेस देखे थे, उसमें एक यूजेस का नाम बायबैक था, उसके भी आगे ब्रैकेट में ऐसा लिखा था ना, सेक्शन 68, बरोबर है। वो हम लोग आगे देखेंगे। छोड़ो ना सेक्शन को, गोली मारो, अकाउंटिंग एंट्री बता दो, उसमें सेक्शन का क्या लेन देन, बोल बेटा। हाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, वेरी गुड बेटा। और कोई किसी को कुछ और लग रहा है तो प्लीज बताओ मुझे। कंपनी ने अपने 100 इक्विटी शेयर्स जिसकी एक की फेस वैल्यू 10 है और कितने में खरीदा? बायबैक प्राइस भी कितनी है बेटा? 10 ही है। कंपनी ने 100 शेयर वापस खरीद लिए क्योंकि कंपनी के पास बहुत कैश थी, सरप्लस कैश था, है ना। इसलिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग इक्विटी शेयर्स वापस खरीद लेते हैं। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर बाय द कंपनी। इसका एंट्री क्या रहेगा देखना। देखो बेटा प्लीज ध्यान देना, कंपनी जब अपने इक्विटी शेयर वापस खरीदती है, प्लीज ध्यान दो बेटा, हर एक बच्चे को बताए जब कोई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो कैपिटल बढ़ता है, शेयर इशू करेगी तो कैपिटल बढ़े, बोलो ना, शेयर इशू करेगी कैपिटल बढ़ेगा, शेयर वापस खरीद लिया तो कैपिटल कम होगा। फॉरफीचर में भी शेयर कैपिटल कम होता है, वापस भी खरीद लिया तो कैपिटल कम हो, इशू करेंगे तो बढ़ेगा। अब यहाँ इशू कर रहे हैं, वापस खरीद रहे हैं, वापस खरीद रहे मतलब कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है तो उसे क्या करेंगे? तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल नाम था ना उसका, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे बेटा? 100 इंटू 10, 1000 रुपीज, ये 1000 रुपीज, ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये पैसा देना है किसको? उन तमाम इक्विटी शेयर होल्डर को जिनसे हमने खरीदा। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को कुछ देना होता है तो वो पार्टी या पर्सन हमारा क्या बन जाता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। अब वो इक्विटी शेयर होल्डर मेरे क्या बन गए? क्रेडिटर। उन्हें पैसा देना है, क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर बढ़ गए क्या? सो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। और अगली एंट्री में मैं इनको पेमेंट कर देता हूं। पहले वाले एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट किया, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रहा हूं तो उन्हें क्या करूंगा? डेबिट। जब भी तुम क्रेडिटर को उसके मुंह पे उसका पैसा दे मारते हो तो क्रेडिटर बढ़ते या कम होते हैं? कम हो जाते। क्रेडिटर को हम लोग उनका पैसा वापस कर रहे हैं तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे।
इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना देना था? 1000। अब उनको मैं उनका पैसा वापस कर रहा हूं, तो अब उनको कितना देना है? 0। पैसा दे दिया तो 1000 से 0 पे आ गया, यानी क्रेडिटर्स कम। क्या? क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, पैसा वापस कर रहे हैं यानी कम हो रहे, कम हो रहे, तो क्रेडिटर्स को डेबिट करो। देखो डेबिट किया और उनको मैं पैसा दे रहा हूं। पैसा अब यहाँ पे कैश नहीं देते हैं, कैसे देते हैं? चेक से। शेयर्स के सारे ट्रांजैक्शन अगर कुछ बोला नहीं तो बैंकिंग चैनल से रूट होते हैं। सो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। क्या? बैंक बैलेंस कम यानी आपकी असेट कम। क्या? असेट का डेबिट बैलेंस कम होती है तो क्रेडिट करो, सो टू बैंक और टू कैश अकाउंट। समझ में आए? ये रही आपकी एंट्री। कुछ बात समझ आ रही है सभी को? है ना? कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर वापस खरीदे, है ना? ये रूल अप्लाई कर सकते हैं हम लोग हर जगह पे। सर कैसे अप्लाई करना है? पहले तो पता लगाना है कौन सा अकाउंट बन रहा है, उसके बाद देखना है कौन सा बैलेंस है, उसके बाद देखना है बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। सिंपल है। उसके बाद प्लीज आगे और चलते हैं बेटा, प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में थोड़ा चेंज कर रहा हूं। कंपनी 12 रुपए में एक शेयर खरीद रही है। अब मुझे जवाब दो। फेस वैल्यू 10 रुपीज है और बायबैक प्राइस 12 रुपीज है। बोलो बेटा क्या रहेगा? प्लीज सोचो, कॉमन सेंस अप्लाई करो, है ना? तो एक मिनट रुको, ये भाई साहब एंट्री बता रहे। बोल बेटा। हाँ ऋषभ बोल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 10 या 12? 10 या 12? किसका कहना है बेटा 10? किसका कहना है 12? 12 लिखो पक्का? ओके। हाँ उसके बाद टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ 2। हाँ 2 कैश और बैंक कितना? कह रहे कैश बैंक तो 12 दे रहे, पर बोला है ना बायबैक प्राइस 12 है। कैश बैंक है 12, शेयर कैपिटल कम होगा 10 से। प्रीमियम, और यहां पे प्रीमियम को क्या करना है? क्रेडिट नहीं करना है। नुकसान वाला प्रीमियम है, फायदे वाला प्रीमियम नहीं है। देखो अच्छे से ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान दे। देख बोर्ड पे अच्छे से देख। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के दिल में आ रहा होगा, सर शेयर कैपिटल कितने से कम हो रहा है? जितने से खड़ा किया था। कितने से खड़ा किया था? फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू कितना है? 10। तो बायबैक के समय शेयर कैपिटल भी कितने से कम होगा? 10 से। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10, लेकिन उसको वापस कितना करना है? टू बैंक और टू इक्विटी शेयर होल्डर लिख देता हूं। टू इक्विटी शेयर होल्डर भी लिखा तो चलता। कितना लिखा बेटा? टू बैंक। पैसा कितना दे रहा हूं? 12। 10 रुपए के शेयर के लिए कंपनी कितना वापस कर रही है? 12। 2 रुपए का कंपनी का फायदा या नुकसान है? यानी 10 की चीज आप कितने में खरीद रहे हो? 12 में। 2 का क्या हो गया बेटा? बोल। नुकसान। नुकसान का डेबिट बैलेंस, नुकसान बढ़ता है तो नुकसान को डेबिट करो, और यहां नुकसान का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन बायबैक। कितना? 2। ये रहा आपका एंट्री। या प्रीमियम ऑन बायबैक लिख लो या सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन बायबैक लिखो, जो लिखना है लिखो। बरोबर है। नुकसान कितने का हुआ? 2 का ना, प्रीमियम ऑन बायबैक। कैपिटल कितने से कम हुआ? 10 से। देना कितना है? 12। अब तू नेक्स्ट टाइम से गलत नहीं करने का। अब लाइफ में जब कभी भी एंट्री आती तो पहले सोचना, आसपास वालों की सुनना नहीं। बच्चा क्या करता है एग्जाम में भी ये गलती करता है, उसको जो आते रहता है, तू पहले बरोबर बोल रहा था 10, बट बाद में फिर तूने और सबकी सुना, भाई की सुना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फटाफट से जवाब देना, प्लीज जवाब देना बेटा आप लोगों ने, है ना। ये हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि एंट्रीज आपको पास करना आता है कि नहीं आता है। सर एक बार ये तो बता दो एंट्री कैसे पास करते हैं। ऐसे ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं, डेबिट करो, कम हो रहे क्रेडिट करो। लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम एंड गेन ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं, क्रेडिट करो, कम हो रहे तो डेबिट करो। बरोबर है। प्लीज ध्यान देना अच्छे से बेटा, प्लीज ध्यान देना। हाँ एक और सवाल, ये कंपनी बेटा, ये कंपनी ने क्या किया? एक बिल्डिंग परचेस किया। ये कंपनी ने एक बिल्डिंग परचेस किया। बिल्डिंग की वैल्यू थी 20 लाख रुपीस, और जिससे बिल्डिंग परचेस किया ना, वेंडर सेलर, उसको कंपनी क्या कर रही है पता है क्या? उसको कंपनी शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट कर रही है। उसको कंपनी किस फॉर्म में पेमेंट कर रही है? शेयर्स के फॉर्म में। बरोबर है। अब यहाँ पे ये शेयर्स भी कंपनी ने दे दिए 20 लाख रुपीस के, बस इतना ही दिया और कुछ भी नहीं बोला है। बिल्डिंग लिया, शेयर्स दिया। बोलो बेटा इसका एंट्री क्या रहेगा?
कंपनी के बुक में। किसके बुक में? कंपनी के बुक में। तो सबसे पहला काम एंट्री पास कर। प्लीज प्लीज ध्यान देना बेटा, एकदम आराम से रिलैक्स हो जाओ। पहले तो पहला काम, बिल्डिंग आ गई यहाँ पे। बिल्डिंग ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस। कंपनी के पास बिल्डिंग है, यानी बिल्डिंग नाम की असेट बड़ी बड़ी बड़ी, तो उसको डेबिट कर दो। सो बिल्डिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने की बिल्डिंग है? 20 लाख। और कंपनी ने बदले में कैश दिया रहता है, चेक दिया रहता है, तो मैं लिखता टू कैश और बैंक, बरोबर है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने क्या इशू की है? शेयर्स। जब कभी भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, जब कभी भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, बरोबर है। तो कैपिटल 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 बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है, तो उसे क्या करो? क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख। कुछ था इसमें, सिंपल है। इसी में एक और छोटा सा एग्जांपल 1, ये 2 सेम। कंपनी के पास बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग आ रही है 20 लाख की। कंपनी सामने वाले को शेयर्स दे रही है। कंपनी सामने वाला जो वेंडर था उसे क्या दे रही है? शेयर्स दे रही है। और वो शेयर्स कैसे इशू कर रही है? कंपनी शेयर्स इशू कर रही है एट 100% प्रीमियम। और वो शेयर का फेस वैल्यू कितना है? ₹10। वो शेयर का फेस वैल्यू कितना है? ₹10। तो प्रीमियम कितना रहेगा बताओ बेटा? हर बार प्रीमियम या डिस्काउंट फेस वैल्यू पे निकालना है। फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 100% है, तो प्रीमियम भी 10। यानी वो शेयर का इशू प्राइस कितना है? इशू प्राइस रहेगा 20, है ना। फेस वैल्यू 10, उसके ऊपर प्रीमियम 100%। 10 का 100% कैलसी पे निकालोगे तो कितना आएगा? 10। 10 इंटू 100% का साइन, 10 प्लस 10 कितना हुआ? इशू प्राइस 20, फेस वैल्यू 10 लेकिन इशू प्राइस 20। मेरा आपसे सवाल है, इसका एंट्री क्या रहेगा? प्लीज ट्राई करो, बोलो बेटा। हाँ बोल बेटा आकांक्षा। हाँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट? 20 लाख टू, हाँ, टू शेयर कैपिटल अमाउंट बेटा। कैसे 10 लाख बेटा? 10 इंटू 100। रुको, ट्वेंटी लाख इंटू और कोई बोलो बोलो। एमसीक्यू है। इस एंट्री में शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, यही एमसीक्यू है। और उसका रीजन चाहिए अपने को। अरे बच्चे को बताए, दूध पीते बच्चे को बताए कि 10 लाख आंसर है, लेकिन कैसे ये तो मैं भी बता देता हूं। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख 10 लाख। हाँ, बट कैसे 10 लाख? 20 लाख डिवाइड बाय 20 क्यों किया बेटा? बोलो। हाँ, कैसे? 110 क्या है? 100 क्या है? 100 तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। क्यों 20 बेटा? फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम 10 है, इसलिए डिवाइड बाय 20, बरोबर है। और कोई? वेरी गुड। सबसे पहला काम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स। बोलो कैसे निकलेगा? कितना अमाउंट देना है सामने वाले को? 20 लाख। अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। मुझे ये चाहिए था बेटा, मॉड्यूल में ऐसा लिखा है, 12th में भी और सीएस फाउंडेशन में भी। अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेबल 20 लाख, इशू प्राइस कितना है बेटा? 20 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए? 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। आ गया क्या? अब शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होता है? सवाल सवाल सवाल। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा? 1 लाख। फेस वैल्यू पर शेयर 10, इसलिए आया 10 लाख। और
सिक्योरिटी प्रीमियम अगेन नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, प्रीमियम 10, इसलिए आया 10 लाख। बरोबर है, लिख के रखो। एग्जीक्यूटिव के अभी लास्ट वाले एग्जाम में ये सवाल आया था। बरोबर है, डोंट वरी, ये काफ़ी सब लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो हम लोग जब शेयर कैपिटल ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, तीसरे नंबर का टॉपिक, कौन सा बोलो बेटा, तीसरे नंबर का, तो वहाँ पे ये ही चीज़ को आराम से आधा घंटा लेकर के वापस बताऊंगा। ये फाउंडेशन में आपने पढ़ी थी, बट वापस हम लोग ऐसे ही देखेंगे जैसे आप सब लोग 12th नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बाद डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में आए हो, यही सोच के पढ़ा होगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा फिर से पूरा, बोलो मेरे साथ, शेयर कैपिटल, थर्ड नंबर का टॉपिक। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आई, पक्की बात। अब आपको अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत 5-10% आइडिया आ गया कि क्या है सब्जेक्ट। आज जो पढ़ा है उसमें का 5% तो समझ में आया ना, मोर देन सफिशियंट है। बरोबर है। अच्छा, अब देखो ध्यान देना, अब आपने सिर्फ कुछ सवालों के जवाब जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, अब पेन पेंसिल कैलसी सब अंदर रख दो बैग में, अब सिर्फ जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मुझे सिर्फ उसका जवाब दे देना बेटा अपने, है ना। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है तो बताओ, तो देखो तो बेटा, दिख रहा है, कुछ दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है, ये देखो अभी दिखेगा आपको। कहाँ गया रे बेटा, शांति। ले बेटा, डन। लो फटाफट से एक एक सेकंड में एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, आज जो पढ़ा है 5-10% भी समझ में आया, मोर देन सफिशिएंट। आज जो पढ़ा है वो सारी चीजें आने वाले 20-30 लेक्चर में रिपीट होने वाली है, टुकड़ों टुकड़ों में। ठीक है, लो बेटा फटाफट से जवाब दो तो मुझे। कहाँ गया बेटा, हाँ ये रहा, ले बोल। ये क्या है रे दादा, ये नहीं था। ले बेटा, दिख रहा है क्या सभी को, ले बोल बेटा। डैश इज यूज बाय द बिजनेस एंटिटीज फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर मॉनिटरी और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। बोलो बेटा, क्या यूज करते हैं, बरोबर है क्या, ठीक है, वेरी गुड बेटा। ऐसी है ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। ये डेफिनेशन किसने दिया बेटा, फटाफट से बताओ। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, पाकिस्तान ने दिया है क्या ना, थर्ड ऑप्शन बरोबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग, बोलो बेटा। अकाउंटिंग इज अ सोशल साइंस, involves recording, classifying, summarizing, it records the transaction of qualitative nature, ये तो नहीं रहेगा, ये social science है क्या, ये भी नहीं है। और उसके बाद आगे क्या दिया बेटा, और देखो तो all of the above, बोलो बेटा। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, बरोबर है, यस और नो। सर ये ऐसे सवाल आते हैं क्या एग्जाम में, हाँ लास्ट एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। मैं शौक हूँ कि इंस्टीट्यूट ने एग्जीक्यूटिव लेवल पे ऐसे सवाल पूछे, और मैंने जो लास्ट टाइम का एग्जाम का जो पूरा पेपर था 100 क्वेश्चन, 100 के 100 क्वेश्चन मेरे नोट्स में कौन से पेज से कौन सा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा था, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बुक लेके गई थी इंस्टीट्यूट पेपर बनाने, हाँ इत्तेफाक से आ गए, बरोबर है। तो वो मैंने सॉल्व करके वीडियो बनाया और उसमें पेज नंबर भी लिखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेंगे, 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं ना, बाकी कैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा समय समय पे। डैश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड यूज टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल एंड अदर इन्फॉर्मेशन। बोल बेटा, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंटिंग, यस अकाउंटिंग, ओके। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, साइंस, बोथ, बोथ बोलो ना बेटा। तो यहां पे पार्टली 1 पार्टली 2 बोल सकता हूं क्या, यस। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बोलो बेटा। प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, ये तो फंक्शन है। टू पोर्ट्रे द ग्लूमी पिक्चर ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू इवेल टैक्स, नो नो, टैक्स चोरी करना है क्या, नो ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है, फंक्शन भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर नॉट बड़ा हॉट है, इसकी तरफ आपने ध्यान देना है। पूछा गया निगेटिव क्वेश्चन है,
है ना, एग्जाम में नेगेटिव क्वेश्चन आते हैं। इस बार के फाउंडेशन वाले बच्चों को बहुत नेगेटिव क्वेश्चन आए थे। ऐसे कुछ बच्चों का कहना था कि नेगेटिव क्वेश्चन है, जैसे सुनील मुझे बोला आप सबके क्वेश्चंस पेपर सेट अलग अलग रहते हैं ना, तो कुछ पेपर सेट में नेगेटिव क्वेश्चन थे, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फंक्शन नहीं है, सेकंड। और बाकी ये फंक्शन है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना इज द फंक्शन एंड टू डिपिक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस पेज और उसका फिनेंशियल पोजीशन और रिजल्ट, ये भी फंक्शन है। सेकंड ऑप्शन इज नॉट अ फंक्शन। कुछ समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे? ये नोट्स जैसे प्रिंट हो जाएगी आपके हाथ में, सेम जैसी दिख रही है स्क्रीन पे, उसी कलर में उसी फॉर्मेट में आपके पास रहेगी। डन, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों।